तो अपने पिछली बार देख रहे थे कि विवाह के आवश्यक तत्व के बारे में बात हो रही थी। तो पहला तो है कि एक प्रस्ताव होना चाहिए और स्वीकृति प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की बात है। दूसरी बात है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू मैरी, जो क्षमता की बात करें हैं कि भाई उसकी कैपेसिटी क्या होगी। और तीसरी बात है कि नो लीगल डिसेबिलिटी और प्रोबिटेड डिग्रीज। तो ये भी इसमें बात है। और हम आगे इसी संदर्भ में बात करें तो ये है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलने के बाद में विवाह के पक्षकार अपने जो कार्यवाही है यह है कि वो विवाह कंप्लीट होने के लिए साथ ही कि उनकी जो क्षमताएँ हैं जो भाई उम्र के संबंध में है और जो मेहर की बात है वो होनी चाहिए और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या प्रोबिटेड डिग्रीज में वैसा विवाह नहीं होना चाहिए। यदि प्रोबिटेड डिग्रीज में ऐसा विवाह हो जाता है तो वो विवाह मान्य विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। अतः हम कहें कि भाई ये बातें इसके तहत हैं। अब हम बात करते हैं कि मान्य विवाह के बारे में आवश्यक बातें कौन कौन सी होंगी। तो पहला है प्रस्ताव है, स्वीकृति है। दूसरा है सक्षम पक्षकार होना चाहिए डिसेबिलिटी या डिग्री के लिए। तो प्रस्ताव और स्वीकृति में ये है कि उपस्थिति होनी चाहिए कि उपस्थित हो। एक प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है या प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। दूसरी बात है कि वो प्रेजेंस में होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टियां वहाँ प्रेजेंट रहनी चाहिए। ये है। दूसरी बात है कि एक मीटिंग होनी चाहिए, एक ही मीटिंग में होना चाहिए। ये नहीं कि भी प्रपोजल रख दिया गया और फिर बाद में आगे जाके कभी भी डिसाइड कर लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि इसमें वन मीटिंग का जो है वो होनी चाहिए। उसी वन मीटिंग में ही ये सारा डिसाइडेड होना चाहिए या प्रपोजल और जो स्वीकृति है प्रस्ताव स्वीकृति का रूप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी में हम आगे बात करें तो विटनेस होने चाहिए। भाई सक्षम जो विवाह के संबंध में है तो विटनेस या उनके आपस में मतलब गवाह भी होने चाहिए और साथ में कि कंसेंट भी होनी चाहिए और विवाह की आयु भी होनी चाहिए। वयस्कता की बात भी कहें, अवयस्कों के अभिभावक होंगे और अभिभावक कौन हो सकता है या एक गार्जियन कौन हो सकता है। यदि अवयस्क है और उनका विवाह किया जा रहा है तो फिर बाद में फादर भी है या फादर भी हो सकता है गार्जियन, या सगा भाई है या सहोदर भाई है, सगे भाई का पुत्र हो सकता है, सहोदर भाई का पुत्र हो सकता है और सगा चाचा भी हो सकता है, सहोदर चाचा भी हो सकता है, सगे चाचे का पुत्र भी हो सकता है और सहोदर चाचे का पुत्र भी अभिभावकों की श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही ये भी है कि माता, दादी, नानी, सगी बहन, सहोदर बहन, एकोदरक की बहन, एकोदरक का भाई, एकोदरक की वंशज, एकोदरक की बहन के वंशज, बुआ, मामा, मौसी, चाचा की पुत्री और उनके वंशज हैं। ये भी मतलब अभिभावक या गार्जियन हो सकते हैं। लेकिन ये कौन किसमें सुनने की बात है, सिया में तो केवल पिता और पितामह या एक फादर और फादर है वो ही इसमें मतलब गार्जियन के रूप में माने जा सकते हैं। और हम डिसेबिलिटी की जो भी बात कर रहे थे उसमें एक होता है एब्सोल्यूट डिसेबिलिटी और एक होता है कि जो दूसरे रूप में कहेंगे कि निरपेक्ष हुई, सापेक्ष हुई, निषेधात्मक हो गई और निर्देशात्मक हो गई।
तो एब्सोल्यूट जो डिसेबिलिटी होगी वो मुख्यतः ये माना गया है कि ऐसी यदि डिसेबिलिटी है तो मैरिज मान्य विवाह नहीं होगा। जैसे रक्त संबंध में हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए, और एक होता है कि कंसंगुइनिटी में भी हो जाता है तो भी वो विवाह मान्य विवाह की संबंध नहीं आएगा। विवाह संबंध मुशारत कहते हैं इसको, कि पत्नी की यदि माता, दादी, पत्नी की पुत्री, पौत्री, पितामह या माता की या पिता या माता की पत्नी, माता या फिर देंगे पत्नी या पुत्र की पत्नी से ये जो विवाह है वो कौन से हैं, ये एब्सोल्यूट डिसेबिलिटी में माने जाते हैं। यदि ऐसा विवाह होता है वो विवाह मान्य नहीं होता। एक होता है धात्रे संबंध, इसमें भी विवाह नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी है कि अपवाद में सुन्नी में जरूर कहा गया है, सुन्नी लोग में कहा गया है कि बहन की धात्री माता और धात्री बहन की माता से विवाह किया जा सकता है, और धात्री पुत्र की बहन और धात्रे भाई की बहन भी इसमें मान लिया गया है, ये भी इसमें आपवादिक रूप में है। और नेक्स्ट आता है, हम कहते हैं कि रिलेटिव टू इनकैपेसिटी, अवैध संयोग। अवैध संयोग उसको कहते हैं तो बहन की पत्नी से यदि कोई विवाह कर लेता है तो वो अवैध संयोग होगा। ये ऐसी मैरिज होती है वो इरेगुलर होगा, और इरेगुलर होने के नाते यदि उस पत्नी को वो तलाक दे दिया जाता है तो उसका मतलब है कि वो दूसरी मतलब उसकी जो सिस्टर से उसने विवाह किया है वो विवाह मान्य मान लिया जाता है। अतः ऐसा विवाह जो असंयोग अवैध संयोग कहा गया है, तो ऐसे विवाह के संबंध में बात है। या कहें कि पांचवी पत्नी से विवाह भी कोई कर लेता है तो भी वो अनियमित विवाह होगा, और ऐसे विवाह को मतलब इरेगुलर मैरिज में होगा, क्योंकि उसके यदि किसी पुरुष के, मुस्लिम पुरुष के पहले से 4 विवाह उसने कर रखे हैं और पत्नियां जीवित हैं और उनको तलाक नहीं दिया है, और उसके बाद में यदि वो 5वीं से विवाह भी कर लेता है तो ऐसा विवाह इरेगुलर मैरिज कही गई है और उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, उचित गवाहों की अनुपस्थिति में भी यदि कोई विवाह कर लिया जाता है, मतलब अनुपस्थित में, उचित गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह करते हैं तो वो भी मान्य विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। धर्म से भिन्नता में भी हम कहेंगे कि यदि कोई मुस्लिम दूसरे धर्म से के व्यक्ति इनसे विवाह कर लेते हैं आपस में तो वो भी नहीं होगा। इद्दत की अवधि में किया गया विवाह भी, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे, और क्योंकि इद्दत की अवधि है कि वो पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए इद्दत की अवधि का निर्धारण किया जाता है, और उस इद्दत की अवधि में यदि कोई ऐसा विवाह किया जाता है तो वो उचित विवाह नहीं माना जाता है। दूसरी बात है कि विधवा की स्थिति में इद्दत की अवधि 4 माह 10 दिन मानी जाती है। विवाह विच्छेद पे 3 माह मानी जाती है, और 3 माह इद्दत की अवधि कंप्लीट करने के बाद में विवाह किया जा सकता है। इद्दत में अधिकार और कर्तव्य की बात है, इद्दत के बारे में अपन विस्तृत आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि अधिकार और कर्तव्य है वह निर्वाह करने होते हैं। उत्तराधिकार भी इद्दत की अवधि मान्य होता है, और दूसरी बात है कि विवाह नहीं कर सकती, इद्दत की जब अवधि चलती है तो उसमें विवाह मान्य नहीं होगा, और मेहर का अधिकार भी इद्दत की अवधि में बना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इद्दत की अवधि में अधिकार और कर्तव्य है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो एक है निषेधात्मक असम्मतता, इसमें दूसरे की पत्नी से यदि कोई विवाह करता है तो ये भी निषेधात्मक माना जाता है। मुस्लिम विधि द्वारा गैर मुस्लिम से भी विवाह है वो भी निषेधात्मक है या असमर्थता मानी जाती है।
और निर्देशात्मक असमर्थता की बात करें मैं ये कहेंगे गर्भवती महिला से विवाह कोई करता है तो वो निर्देशात्मक माना गया है। तलाक का निषेध कोई कहे कि भाई तलाक नहीं दिया जाएगा ऐसा निषेध करके कोई करते हैं तो वो भी नहीं माना जाएगा। और तीर्थ स्थान पे किया गया भी विवाह है वो भी निर्देशात्मक असमर्थता मानते हुए माना गया है। और समान के नियम के रूप में विरुद्ध भी कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह भी निर्देशात्मक असमर्थता मानते हुए विवाह का निराकरण किया जाता है।